हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है स्थिर विद्युत एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट से, बेसिक से जानकारी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है भौतिक विज्ञान, अर्थात विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में स्थित वस्तुओं का बाह्य अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमारे चारों तरफ आसपास सिर्फ दो प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, मतलब दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। पहली जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं पदार्थ, और दूसरी जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं विकिरण। ठीक है ना। अर्थात हम अपने चारों तरफ जितनी भी वस्तु देखते हैं, या तो वह वस्तु पदार्थ है या तो वह वस्तु विकिरण है। ठीक है ना। हमने पढ़ा हुआ कि पदार्थ 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो ये जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ के पास अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, और ये विकिरण जो होता है, इस विकिरण के पास अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना। जैसे इस पदार्थ के पास, कोई भी पदार्थ हो, पदार्थों के पास द्रव्यमान होता है, उनके पास आयतन होता है, उनके पास घनत्व होता है, उनके पास संवेग होता है, उनके पास दाब होता है, उनके पास क्षेत्रफल होता है, आदि प्रकार की विशेषताएं पदार्थ के पाई जाती हैं। ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से दूसरा है विकिरण। विकिरण में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होती है, विशेष प्रकार की प्रकृति होती है। उस प्रकृति को हम नाम देते हैं तरंग प्रकृति, जो कि पदार्थ में नहीं पाई जाती है, एवं ये सारी विशेषताएं विकिरण में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो इन सारी विशेषताओं के कारण, अर्थात द्रव्यमान के कारण, आयतन के कारण, घनत्व के कारण, ये जो पदार्थ होते हैं किसी दूसरे पदार्थों पर बल लगाते हैं। ठीक है। और इन बलों को हम कई प्रकार से देखते हैं, जैसे घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, श्यान बल, आदि प्रकार के बल अपने हम चारों तरफ देखते हैं। जब उन बलों को हम वर्गीकरण करते हैं और निरूपित करते हैं और ज़्यादा अंदर जाते हैं उसके, तो हम ये देखते हैं कि हमारे चारों तरफ सिर्फ 4 प्रकार की बल मुख्यतः काम करते हैं। सबसे पहले प्रकार को बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। दूसरे प्रकार के बल को हम बोलते हैं विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल। तीसरे प्रकार के बल को हम बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, एवं चौथे प्रकार के बल को हम बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है ना। तो ये प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, और नाभिक किसी भी पदार्थ के परमाणु के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और नाभिक को हम अपने आँखों से देख नहीं पाते हैं, अतः इन बलों को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इन 2 बलों को, जो कि हमारे पास लिखे हुए हैं। पहले बल का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण, जिसको आपने पिछली कक्षा 11वीं में अध्ययन किया होगा। और अभी हम अध्ययन करेंगे विद्युत बल। ठीक है। तो जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है, क्योंकि उसके पास एक विशेषता होती है। उस विशेषता का नाम होता है द्रव्यमान। ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का बल कोई पदार्थ लगाता है क्योंकि उसके पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है ना। अर्थात कोई भी वस्तु, इस प्रकृति की कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है, वह वस्तु किसी दूसरे पदार्थ पर जिसके पास भी द्रव्यमान होता है, उसको और ये बल लगाता है। उस बल को हम नाम देते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल, और इस बल के बारे में हमने कक्षा 11 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। ठीक है ना। पदार्थ के पास एक दूसरी विशेषता होती है जिसके कारण वह बल लगाता है। ठीक है। और उस विशेषता के कारण जो बल लगाता है उसको हम कहते हैं विद्युत बल। ठीक है ना। लेकिन ये बल पदार्थ के पास हमेशा नहीं रहता है। ठीक है। जब किसी पदार्थ को हम घर्षण कराते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं घर्षण कराता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस मार्कर के पास एक ताकत आ जाती है, एक स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसके कारण ये छोटे छोटे कागज़ के पीसेस को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ठीक है ना। तो इस विशेषता को हम क्या नाम देते हैं? इस विशेषता को, इस ताकत को हम कहते हैं आवेश। क्या नाम देने? आवेश। ठीक है ना। मतलब आवेश किसी वस्तु पर आया हुआ वह गुण होता है। आवेश किसी वस्तु का वह विशेषता होता है जिसके कारण
जिसके आ जाने से वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाता है और वो बल क्या होता है? विद्युत बल। ठीक है ना। आप इसको डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु पर आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाता है और उस बल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल। विद्युत बल। ठीक है ना। तो ये हुआ आवेश के बारे में। अब हमने दो पदार्थ लिए, हमारे पास मान लीजिए ये दो कोई पदार्थ हैं, ये पहला पदार्थ, ये दूसरा पदार्थ, दोनों को हमने घर्षण कराया। इसको मैंने घर्षण कराया, इसके पास आवेश आई, इस आवेश के कारण यह किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाएगा। मैं कोई दूसरा पदार्थ लेता हूँ, इसको भी मैंने घर्षण कराया, इसके पास भी आवेश आई, तो ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। ठीक है। जब मैं इन दोनों वस्तुओं को मैं जोड़ता हूँ, इन दोनों वस्तुओं को मैं जोड़ूंगा तो मैं देखूंगा कि इनमें से आवेश खत्म, इसमें से चिंगारी निकलेगी। क्या निकलेगी? चिंगारी निकलेगी। और इस चिंगारी को चिंगारी, ठीक है ना, तो यहाँ से एक चिंगारी निकली। चिंगारी को हम ग्रीक भाषा में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉ। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉ। ठीक है। यहीं से हमारा नाम पड़ा इलेक्ट्रिक आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। यहीं से हमारा नाम क्या बना? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। जिसको हम बोलेंगे विद्युत आवेश। क्या नाम देंगे? विद्युत आवेश। ठीक है। अतः मैं ये कह सकता हूँ कि विद्युत किसी पदार्थ में आया हुआ वह गुण होता है जिसके कारण वो किसी दूसरे पदार्थ को या फिर हल्के हल्के पदार्थों को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। ठीक है ना। हमने जाना कि आवेश किसी वस्तु पर आया हुआ वह गुण होता है जिसके कारण कोई भी पदार्थ विद्युत बल लगाता है। ठीक है ना। हमने ये जाना था। आवेश को हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। ठीक। तो आवेश के बारे में बात करते हुए एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है ना। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि उन्होंने दो पदार्थ लिए, एक ये आवेशित पदार्थ, एक दूसरा आवेशित पदार्थ, दोनों को उन्होंने जोड़ा, दोनों को टच कराया और टच कराने पर उन्होंने चेक किया कि जो आवेश है जीरो हो जाता है। ठीक है ना। अर्थात किन्हीं भी दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनकी जो आवेश होती है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जोड़ने पर जीरो कहाँ मिलता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि गणित में हमको पता है कि जब हम किसी संख्या है, कोई हमारे पास एक संख्या है, एक संख्या है कोई +5, दूसरी संख्या है -5, दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर मिल के आएगा कितना? 0। तो यहीं से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ सोचा कि हो ना हो आवेश को दो प्रकार के होते हैं जिनका परिमाण तो सेम होता है परंतु इनकी प्रकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। अर्थात एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो आवेश का उन्होंने नाम रखा पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। ठीक है। तो आवेश का वर्गीकरण किसने किया? आप इसको नोट आउट कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आवेश का वर्गीकरण किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है। इसी प्रकार से आगे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने आवेशों का ग्रुप बनाया। आवेशों का क्या बनाया? ग्रुप बनाया। अर्थात उन्होंने दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ लिए, दो प्लस आवेश को उन्होंने एक साथ रखा और उन आवेशों को उन्होंने नाम दिया समान प्रकार के आवेश है, दोनों एक ही प्रकार के आवेश हैं, उनको नाम उन्होंने दिया सजातीय आवेश। क्या नाम दिया? सजातीय आवेश। और उन्होंने देखा कि जो सजातीय आवेश हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ये दोनों अगर सेम प्रकार है एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है। एक दूसरे प्रकार का उन्होंने ग्रुप बनाया, दोनों में एक में उन्होंने धनात्मक आवेश लिया, दूसरे में उन्होंने ऋणात्मक आवेश लिया। तो इस प्रकार के आवेश को उन्होंने नाम रखा विजातीय आवेश। और उन्होंने देखा कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे पर आकर्षित बल लगाते हैं। ठीक है। नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वे आवेश जिनकी प्रवृत्ति एक समान हो, अर्थात दोनों की एक ही तरह के आवेश हों, समान जात वाले हों, ऐसा हम बोल सकते हैं। दोनों एक ही तरह के हैं, हम इसको नाम देते हैं सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है। और एक हम दूसरे प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है, जिसको हम बोलते हैं विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश को हम क्या, विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है ना। तो ये बात हुई किसके बारे में? आवेश के बारे में। अब हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ
धनात्मक कैसे हो जाएगा और कोई भी पदार्थ ऋणात्मक कैसे हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम नाम दे देते हैं विद्युत का उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये एक मेरे पास पदार्थ है, ये पदार्थ अनावेशित है। क्या नाम है इसका? अनावेशित। अनावेशित का मतलब इसमें कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है ना, याद रखिए आवेश नहीं है। ठीक है, तो आवेश नहीं का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि किसी पदार्थ में आवेश नहीं होता, आवेश हर एक पदार्थ पर होता है, लेकिन जितने धनात्मक आवेश होते हैं उतने ही संख्या में ऋणात्मक आवेश उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, अर्थात जितने पॉजिटिव आवेश होंगे उतने ही नेगेटिव आवेश उसके अंदर विद्यमान होंगे। ठीक है, तो पॉज करिए उसको। ठीक है, तो अब हम जानेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, हमको पता है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और दूसरी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, जो कि नाभिक के केंद्र पर होता है। इस प्रकार से हम परमाणु का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके नाभिक में प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमको ये बताता है कि कोई भी पदार्थ यदि वो अनावेशित है तो उसके पास जितने धनात्मक आवेश उपस्थित हैं उतने ही संख्या में नेगेटिव आवेश भी उपस्थित रहेंगे, और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे और वो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, अर्थात अनावेशित हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब कोई पदार्थ अनावेशित है उसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की जो संख्या है दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है ना, इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक चालक है, इस चालक में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर आ जाए, ठीक है, तो आप देखिए इसमें प्लस की संख्या ज़्यादा हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से धनात्मक आवेशित हो जाएगा वस्तु, तो इलेक्ट्रॉन बाहर, तो वो आवेशित क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आवेशित हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से कोई भी पदार्थ क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप ध्यान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से एक्स्ट्रा इसके अंदर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमको बहुत सिंपल सी बात ध्यान में समझनी है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से और इलेक्ट्रॉन के अंदर बाहर निकलने से कोई भी पदार्थ आवेशित हो जाता है, अर्थात या तो वो धनात्मक आवेशित हो जाएगा या तो वह ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश उत्पत्ति के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ को आवेशित या अनावेशित होने के लिए उसमें जिम्मेदार कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इस प्रकृति का हम न्यूनतम आवेश कहते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये जो होगा सबसे न्यूनतम आवेश होगा, न्यूनतम। ठीक है, अभी तक हमको जितना ज्ञात है उसमें सबसे न्यूनतम आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो संख्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे आवेश की प्रकृति, इसकी विमीय सूत्र के बारे में जानेंगे, और साथ ही इस पर जो लगने वाले बलों के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक।